सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप बेटा आप बहुत मज़े में हो और बहुत मज़े कर रहे हो क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। बनता भी है दोस्त आपका मज़े करना, क्योंकि आपने एक साल बहुत दम लगाकर और बेटा मन लगाकर पढ़ाई करी थी, बहुत मेहनत करी थी, तो डेफिनेटली अब थोड़े बहुत मज़े करना तो बनता है। तो आई होप कि आप मूवीज़ वगैरह देख रहे होंगे, वेब सीरीज़, अब तो वेब सीरीज़ का ज़माना है दोस्तों, वेब सीरीज़ आप डेफिनेटली देख रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ बेटा पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, सीए इंटर जीएसटी ओल्ड सिलेबस वाला। न्यू सिलेबस का मैंने ऑलरेडी बेटा लेक्चर बना के डाल दिया था, जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा था और मोस्ट सजेस्टेड और प्रोबेबल आंसर्स आपको बताए थे। आज फिर से बेटा एक और ट्राई करेंगे जहां पर हम ओल्ड सिलेबस का पेपर सॉल्व कर कर चलेंगे। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे बेटा ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं। सीए जो भी मेरे स्टूडेंट हैं इंटर वाले, बेटा आप जो जनवरी में देने वाले हैं, जो कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था, उनके लिए भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा इसी चैनल पर, बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। तो फटाफट से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा बेटा मैं सीएमए वाले बच्चोों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्कबुक लेक्चर भी अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं, मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ बेटा। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू कि आप इतना सपोर्ट मुझे कर रहे हो। इसी तरह बेटा आप सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें फटाफट से, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है आनंद ट्रस्ट कोलकाता, आनंद ट्रस्ट कोलकाता क्या है बेटा, इज रजिस्टर्ड अंडर, कहां रजिस्टर्ड बेटा, सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि आपको बेटा ये पढ़कर कुछ याद आया होगा, और याद ये आया होगा कि एंट्री नंबर 1 बेटा एग्जामिशन नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 1 जो सर्विसेज वाली है 12/2017। मेरे दोस्तों मैंने क्या बोला, मैंने बोला 12/12/2017। याद करो इसको। सर कलर दिखाई नहीं दे रहा है आपके लिए, सर हम कलर बढ़ा देते हैं, रुकिए, लेट मी इंक्रीज द पेन विड्थ। यस अब दिख रहा है बेटा, हाँ सर अब दिख रहा है 12/2017। तो ये था बेटा 12/2017 जिसकी एंट्री नंबर 1 थी। और एंट्री नंबर 1 में बोल रखा था कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड होगा और उसके द्वारा की गई चैरिटेबल एक्टिविटीज यहां पर जीएसटी में अपन क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो देखो यहां पर एक ट्रस्ट है बेटा जो कहां पर रजिस्टर्ड है, 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या है बेटा, रजिस्टर्ड है। इट हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय इट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। तो मार्च 2020 के अंदर इसने जितनी भी एक्टिविटीज करी हैं ट्रस्ट ने, वही सारी एक्टिविटीज की डिटेल्स इसने अपन को बेटा क्वेश्चन में नीचे दे रखी है। एक एक करके देखें, हाँ सर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले बोल रहा है वो आपको डोनेशंस रिसीव्ड, क्या बोल रहा है, डोनेशंस रिसीव्ड अगेंस्ट डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ अ सिटी बेस्ड स्कूल इन एनुअल रिलीजियस बुक पब्लिश्ड बाय द ट्रस्ट। बेटा ट्रस्ट के द्वारा जो बुक पब्लिश की जाती है, जो रिलीजियस बुक पब्लिश की जाती है, उस बुक के अंदर उन्होंने नाम लिखवाया है, किसका नाम लिखवाया है, एक स्कूल का नाम लिखवाया बेटा, किसका नाम लिखवाया बताओ, एक स्कूल का। तो कोई स्कूल है बेटा, उस स्कूल का नाम लिखवाया गया है, और कहाँ लिखवाया गया है बताओगे मुझे, बुक के अंदर, रिलीजियस बुक के अंदर। तो मुझे बताओ बेटा क्या ये एग्जेम्प्ट होगा। इसके ऊपर एक सर्कुलर आया हुआ है सर, और उस सर्कुलर में बोला था कि ट्रस्ट अगर नेम डिस्प्ले करता है किसी का भी अपनी प्रीमाइसेस के ऊपर, कहां पर बेटा, अपनी प्रीमाइसेस के ऊपर, तो वो सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा डोनेशन है। मैंने आपको बताया था डोनेशन का नेचर क्या होता है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द ट्रस्ट टू परफॉर्म समथिंग। मैंने पैसा दिया, लेकिन मैंने पैसा ये सोचकर नहीं दिया कि ट्रस्ट मेरे लिए कुछ करेगा, ठीक है। ये तो डोनेशन है बेटा, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से दिया हुआ डोनेशन है। इसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो दान है, दान। आप जब दान करते हो किसी को पैसा, तो आप क्या उससे कुछ बदले में मांगते हो, नहीं मांगते सर। तो इसलिए बेटा वो सप्लाई नहीं बनता, क्योंकि वो एक प्रोसेस, पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर बेटा रिलीजियस बुक है, बुक, इट्स नॉट द प्रीमाइसेस। किताब के अंदर स्कूल का नाम छापा है, इंडिविजुअल का नाम नहीं छापा है, स्कूल का नाम छापा है बेटा। इंडिविजुअल कैरिंग ऑन बिजनेस इज टू बी कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी। कोई भी इंडिविजुअल जो बिजनेस करेगा वो बिजनेस एंटिटी बनेगा। देखो मैं समझाता हूं, सिंपल सी बात है बेटा, अगर इंडिविजुअल प्लस बिजनेस बना देंगे अपन, क्या बना देंगे, इंडिविजुअल प्लस बिजनेस, तो वो बन जाएगी बिजनेस एंटिटी। क्या बन जाएगी बोलो, बिजनेस एंटिटी बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्कूल है बेटा, स्कूल वो इंडिविजुअल प्लस बिजनेस है, तो वो बिजनेस एंटिटी बन जाएगा, और बिजनेस एंटिटी बनने के कारण यहाँ पर बेटा ये एडवर्टाइजमेंट माना जाएगा कि ट्रस्ट ने अपनी रिलीजियस बुक के अंदर स्कूल का क्या किया बेटा, एडवर्टाइजमेंट किया, और इसलिए बेटा ये 5 लाख रुपीज यहाँ पर टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इसके बाद बेटा आपका अगला आ रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फूड इन आनंद फूड कोर्ट लोकेटेड इन द ट्रस्ट प्रेमाइसेस। बेटा ट्रस्ट के प्रेमाइसेस में एक फूड कोर्ट लोकेटेड है, और वहां पर बेटा उन्होंने फूड बेचा, खाना बेचा। बेटा खाना बेचा है, सर्विस नहीं है, इट इज नॉट सर्विस, गुड्स है बेटा, गुड्स, फूड इज गुड्स। तो फूड की क्योंकि आप सीधा सीधा बेटा खरीदारी कर रहे हो, खरीद बेच कर रहे हो, तो ये भी बेटा यहाँ पर टैक्सेबल बनेगा। तो 5 लाख इज ऑल टुगेदर टैक्सेबल, 2 लाख इज ऑल टुगेदर टैक्सेबल। रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ रुपीज
2 lakh and annual fee of rupees 1 lakh received from restaurants located in West Bengal using brand name and logo of Anand Food Court. बेटा इनका लोगो और इनका ब्रांड नेम यूज कर कर, क्या बोला मैंने, इनका लोगो और इनका ब्रांड नेम यूज कर कर कुछ रेस्टोरेंट्स ने क्या करा बेटा, बिजनेस करा है, और इसलिए उन्होंने इन्हें क्या दिया है, इस ट्रस्ट को क्या दिया है, बोलो क्या दिया है, एक तो रिफंडेबल डिपॉजिट दिया है। बेटा रिफंडेबल डिपॉजिट कभी भी कंसिडरेशन नहीं होता। जब आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन देखोगे ना, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आपको क्या मिलेगा, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में आपको मिलेगा कि रिफंडेबल डिपॉजिट को एक्सक्लूड करा हुआ है अदर देन रिफंडेबल डिपॉजिट, क्योंकि बेटा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, पैसा आएगा और मैं वापस उसे क्या कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। तो मेरे पास आएगा बट मैं वापस रिफंड कर दूंगा। इट इज ओनली अ डिपॉजिट एंड डिपॉजिट कैन नॉट बी अ कंसिडरेशन टिल एंड अंटिल द अमाउंट विल गेट एडजस्टेड फ्रॉम दी डिपॉजिट। क्या बोला सर आपने, मैंने बोला कि अगर बेटा देखो, अगर मैंने 2 लाख रुपए जमा कराए हैं, कितने रुपए जमा कराए, 2 लाख रुपए जमा कराए, अब बेटा मेरा 1 लाख रुपया बना और मैंने पे नहीं करा, हाँ मैंने पे नहीं करा, तो कहां से बेटा, मेरे जो डिपॉजिट है ना उससे एडजस्ट करा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुमने नहीं दिया लेकिन तुमने डिपॉजिट दे रखा है, तो हम इस डिपॉजिट में से 1 लाख रुपीज क्या कर लेंगे, लेस। उस वक्त वो डिपॉजिट क्या बन जाएगा बेटा, उस वक्त वो डिपॉजिट बन जाएगा टू दी एक्सटेंट एडजस्टेड। किस एक्सटेंट तक अपन ने एडजस्टमेंट कराया, 1 लाख रुपए तक अपन ने एडजस्टमेंट कराया, तो बेटा वो 1 लाख रुपए तक वो क्या बन जाएगा बताओ, कंसिडरेशन बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर बेटा 2 लाख रुपीज जो है, ये 2 लाख रुपए जो है बेटा, ये क्या नहीं बन पाएगा बताओ, ये नहीं बन पाएगा, क्या नहीं बन पाएगा, ये कंसिडरेशन नहीं बन पाएगा। और इसलिए बेटा इसको अपन यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कंसिडरेशन पर ही तो जीएसटी लगेगा। ये तो रिफंडेबल डिपॉजिट है। और एनुअल फी कितनी है बेटा, एनुअल फी है 1 लाख रुपीज की, तो 1 लाख रुपीज पे पूरा का पूरा जीएसटी लगकर चलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अपन 1 लाख पर ही क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पर अपन 1 लाख पर ही जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। आगे चले, आगे चलो सर। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पूजा ऑर्गेनाइज्ड इन ट्रस्ट प्रीमाइसेस ऑन द ओकेजन ऑफ शिवरात्रि। बेटा शिवरात्रि के ओकेजन पर, किसके ओकेजन पर, शिवरात्रि के ओकेजन पर पूजा करवाई गई है, पूजा ऑर्गेनाइज करवाई गई है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपने पूजा ऑर्गेनाइज करवाई है, क्या करवाई है बोलो, अगर आपने पूजा ऑर्गेनाइज करवाई है और आप पूजा ऑर्गेनाइज करवाते हो तो उससे क्या होगा बताओ, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कहां पर बेटा, एंट्री नंबर 13 के अंदर, एंट्री 13 ऑफ एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। याद करो बेटा, कोई भी पर्सन अगर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। और बेटा पूजा पाठ यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर, हाँ के ना, हाँ सर। तो ये भी बेटा अपन एंट्री नंबर 13 में एग्जाम्प्ट करा लेंगे, इसलिए 1 लाख रुपीज के ऊपर भी जीएसटी लगकर नहीं चलेगा। बोलो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। आगे चले, आगे चलो सर। अगला बोल रहा है रिसिप्ट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन एज्ड मोर देन 65 ईयर्स रिजाइडिंग इन कलकत्ता। सर कलकत्ता, कोलकाता, जो चाहो बोल सकते हो आप इसे, दिस इज कोलकाता। और बेटा कोलकाता आप जानते हो ये मेट्रो सिटी है, कोलकाता तो मेट्रो सिटी है। जबकि एग्जामिशन जो एंट्री नंबर 1 में दे रखी थी ना, एंट्री नंबर 1 में जो एग्जामिशन दे रखी थी वो दे रखी थी बेटा रूरल, रूरल प्लेसेस के लिए। मतलब जो भी 65 ईयर्स से ऊपर हैं, जो रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में बेटा रहते हैं, रिजाइड करते हैं, उनको अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दोगे बेटा, मतलब सिखाओगे कुछ और उसके लिए बेटा पैसा आएगा, तो वो पैसा एग्जाम्प्ट होगा, ना कि बेटा मेट्रो सिटी वालों के लिए। तो जो भी मेट्रो सिटी में लोकेटेड है बेटा, वो यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी रिसिप्ट क्या हो जाएगी बोलो, पूरी की पूरी रिसिप्ट बेटा यहाँ पर आपकी टैक्सेबल रिसिप्ट बन जाएंगी। अगला आ रहा है बेटा आपके पास अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। याद करो एंट्री नंबर 1 में बेटा प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, याद आया, जिसके अंदर क्या था, वाटर शेड भी था, फॉरेस्ट भी था, वाइल्ड लाइफ भी था। तो जो वाइल्ड लाइफ है ना बेटा, टाइगर्स इज अ वाइल्ड लाइफ, तो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट बेटा ये यहाँ पर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। लेटिंग आउट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस ओन्ड बाय ट्रस्ट इन कोलकाता। बेटा कोलकाता के अंदर कोई ट्रस्ट है हमारा, बाय द ट्रस्ट इन कोलकाता, और वहां पर हमने क्या करा है, रिलीजियस प्लेस, मतलब हमारा कुछ मंदिर वंदिर होगा बेटा या फिर कोई रिलीजियस प्लेस होगा, उससे उसकी प्रेजेंस मतलब उसके आउटसाइड एरिया को हमने लेट आउट कराया, किराए पर दिया है। शादी वगैरह हो सकती है बेटा, कोई रिलीजियस फंक्शन हो सकता है, उसके लिए हमने किस पर दिया है, किराए पर दिया है। तो यहाँ पर बेटा हमने जो किराया वसूला है वो कितना वसूला है, 10,000 रुपीज पर डे। और आप अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे कि 9999 ही एग्जाम्प्ट होता है, अगर फिक्स 10,000 हुआ तो वो टैक्सेबल बन जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बेटा अगर मैं निकालूंगा तो देखो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या आ जाएगा बताओगे मुझे, हाँ सर हम बताएंगे आपको। तो फटाफट से अपन बेटा ऐड कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में क्या क्या आएगा। ठीक है, हाँ सर। प्रेजेंटेशन पे बेटा मैं काम नहीं करूंगा, आई होप एग्जाम में आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके आए हो। प्रेजेंट करना हम रेगुलर क्लास में आपको बताते भी हैं, कैसे पॉइंट वाइज आपको प्रेजेंटेशन करनी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अभी फटाफट से मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा 5 लाख रुपीज जो है ये आएगा हमारे पास वैल्यू के अंदर। और क्या आएगा बेटा उसके बाद हमारे पास ऐड करते चलेंगे एक के बाद एक।
2 लाख रुपीज़ आएगा क्या? हाँ सर, हमने टिक कर रखा है। तो 2 लाख रुपीज़ भी बेटा यहाँ पर आपका इसका पार्ट बनेगा। इसके अलावा इसका पार्ट क्या बनेगा बोलो? इसका पार्ट बनेगा आपके पास में 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 3 लाख रुपीज़ में से केवल 1 लाख रुपीज़ को ही बेटा हम यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे। प्लस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या 1 लाख बन रहा है? नहीं सर, 1 लाख नहीं बन रहा है। क्या 4 लाख बन रहा है? हाँ बेटा, 4 लाख पूरा का पूरा बन रहा है। तो 4 लाख को भी यहाँ हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? उसके बाद में हम देखेंगे 3 लाख बन रहा है? नहीं सर, 3 लाख नहीं बन रहा है, 2 लाख बन रहा है। तो 2 लाख बेटा यहाँ पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। तो दिस इज इट, यस सर, एंड दिस विल गोना बी द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। तो बेटा फटाफट से कैलसी ले लेंगे और टोटल लगा लेंगे। 5 6 7 बेटा ऐसे दिख रहा है। तो 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 बिकम्स 14। तो योर 14 लाख विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर बोल रहा है कितनी निकल कर आ जाएगी मेरे दोस्त? 14 लाख रुपीज़ यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। देखो ये पूछ रहा है आपसे ना, टैक्सेबल वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू निकालनी थी बेटा, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। आई हो बेटा आपको ये पूरा एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, ठीक है। हाँ सर, मैसर्स गुरु एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। बेटा रजिस्टर्ड टैक्स पेयर यानी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। किसको कर रहा है? मैसर्स वाई लिमिटेड दिल्ली को कर रहा है। द वैल्यू रिलेटेड डिटेल्स ऑफ द सेट सप्लाई आर एस फॉलोज। और बेटा मेरे को डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, फटाफट से देख लेते हैं क्या दे रखी है डिटेल्स। प्राइस ऑफ द गुड्स डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स और डिस्काउंट। बेटा इसके अंदर कोई डिस्काउंट या टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। कितना है? 10 लाख रुपीज। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी बेटा ऐड होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक टेक्निक बता देता हूँ मेरे दोस्त, ताकि आपको याद भी रहेगा कि जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, किसका? वैल्यू ऑफ सप्लाई का, तो बेटा मैं मेरे बच्चों को हमेशा बता देता हूँ कि ये वाली मेमोरी टेक्निक याद रखना। सर कौन सी वाली मेमोरी टेक्निक? बेटा टाइसन, TAIISN, जिसमें एन का मतलब कुछ भी नहीं होता, सिर्फ याद करने के लिए अपन ने एन लिखा था, याद है ना? हाँ सर, तो टाइसन होता है बेटा जिसके अंदर टैक्सेस होते हैं। अमाउंट पेएबल बाय सप्लायर विच इज पेड बाय द रेसिपिएंट। आई का मतलब होता है बेटा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। आई का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर चार्जेस। और एस का मतलब होता है बेटा सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। तो यहाँ पर टेक्निक बना के याद करवा रखा है। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज वाइज याद करवा रखा है। बोलो कैसे याद करवा रखा है? बोलो क्लॉज वाइज। सेक्शन 15 सब सेक्शन नंबर 2, जिसमें बेटा ए आपका आता है टैक्सेस, बी आता है आपका अमाउंट पेएबल बाय द सप्लायर बट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। सी आता है आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। डी आता है बेटा आपके पास में इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर चार्जेस। और एस आता है बेटा आपके पास ABCD E। ई आता है आपके पास में बेटा क्या? सर ई आता है हमारे पास में, एक सेकेंड अच्छे से लिख दूं मैं। हाँ सर, ई आता है कौन सा? सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। एन का कोई मतलब नहीं होता बेटा, एन सिर्फ हमने लिखा था याद करने के लिए, ताकि टाइसन टेक्निक हमें याद रह सके। उसके बाद में आता है बेटा सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर हम डिस्काउंट की बात करके चलते हैं। तो क्लॉज वाइज मैंने आपको यहाँ पर ये याद करा रखा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। और बेटा इसी क्लॉज वाइज में अपन कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलो ठीक है, फटाफट से देखते हैं। प्राइस कितना दे रखा है? 10 लाख रुपीज। तो फटाफट से लिख लेते हैं हम हमारा प्राइस। तो हमारा प्राइस कितना है दोस्त? हमारा प्राइस है बेटा 10 लाख रुपए। कितना है बोलो? 10 लाख। ओके सर। अब इस 10 लैक्स के अंदर में एक एक करके बेटा म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा टैक्स लगाया गया है। मैंने बोला बेटा ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी अदर देन TCS, अदर देन जीएसटी अदर देन इनकम टैक्स वाला TCS हमेशा क्या होता है बेटा? एड बैक होता है। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अदर देन जीएसटी ये टैक्स यहाँ पर लेवी हुआ है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम मैसर्स जीवा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। मुझे बताओ जीवा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड क्या बेटा कोई गवर्नमेंट एंटिटी है क्या? नहीं। क्या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या? नहीं। तो बेटा उससे अगर मुझे सब्सिडी रिसीव हो रही है यानी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, तो हम इसे एड बैक करेंगे। बट देखना पड़ेगा क्या इसे लेस करके रखा है क्या। द प्राइस अबव इज आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ सच सब्सिडी अमाउंट। यानी बेटा 10 लाख में से 10 लाख जो निकल कर आया ना, ये 10 लाख निकल कर आया बेटा ऑलरेडी सब्सिडी लेस करने के बाद। ये यही तो बोल रहा है कि आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी अमाउंट। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर समझ में आ रहा है। आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी अमाउंट मतलब हम ये ज्यादा होगा बेटा। कितने से? 1 लाख से। ये 11 लाख होगा, लेकिन 11 लाख में से लेस करके 10 लाख आया, तो बेटा मैं क्या करूंगा? वापस इसे एड बैक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी है। तो हम यहाँ पर बेटा 1 लाख रुपीज वापस से एड बैक कर देंगे। सिंपल है। यहाँ तो कुछ टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है। अमाउंट इनकर्ड बाय मैसर्स वाई लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन। बेटा पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन बेटा आपने समझो कि ये एक्स है और ये वाई है। क्या है? एक्स है और ये वाई है। एक्स ने बेटा वाई को गुड्स सोल्ड करा। अब बेटा गुड्स आने के बाद उस गुड्स के ऊपर बेटा वाई कुछ भी एडिशनल खर्चा करता है। उस गुड्स के ऊपर बेटा पैकिंग करवाता है, चाहे इंस्टॉलेशन करवाता है, मशीन है तो कुछ भी करता है बेटा, वो खर्चा वाई कर रहा है। जीएसटी किस पे लगता है बेटा? जीएसटी एक बहुत बड़े शब्द पे लगता है जिसको हम बोलते हैं सेल, या फिर बेटा हम अगर और बड़े शब्दों में अपन बात करें तो जिसको हम बोलते हैं सप्लाई। इस पर जीएसटी लगता है। और सप्लाई के अंदर सेल भी आता है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेटा एक बात तो सेल यहां पर थी,
सेल कहाँ पर थी, सेल ये मैं रेड रेड कर रहा हूँ ना, रेड रेड वाला प्रोसेस यहाँ पर थी। एक्स ने जब वाई को बेचा, जब ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, जब टाइटल ट्रांसफर हुआ, तो सेल हुई। हाँ क्या ना, हाँ। अच्छा, वाई अगर उसके ऊपर बेटा कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है ना बेटा, वो सेल नहीं है। आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ते हो बेटा, अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो वहां लिखा हुआ है बेटा कि फाइनल एस्टेब्लिशमेंट तक, जब तक कि गुड्स फाइनल यूज में नहीं आ जाता, फाइनली मशीन आपकी इंस्टॉल नहीं हो जाती, फर्स्ट ट्रायल का भी खर्चा बेटा आप उसकी कॉस्ट में ऐड करते हो। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं टिल दी फाइनल रन ऑफ द मशीन, टिल दी फाइनल रन ऑफ द फिक्स्ड एसेट, वो सबके सब उसमें ऐड हो जाएंगे। आप 11th क्लास में भी पढ़ के आते हो बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट याद करो। वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो अपना होता था 11th क्लास के अंदर, 11th स्टैंडर्ड के अंदर, वो 11th स्टैंडर्ड के अंदर वो कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से ही आता था, जिसको हम आप बोलते थे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, है ना। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था, जितना भी कॉस्ट इनकर हुआ है मशीन के लिए, वो सारा का सारा मशीन की वैल्यू में ऐड कर दो। लेकिन यहां पर बेटा जीएसटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, बिकॉज हमें यहां पर बेटा मशीन की कॉस्ट नहीं निकालनी है, मशीन की सेल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, सेल वैल्यू। तो बेटा इसलिए जो भी खर्चा सेल होने के बाद आप कर रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप एक गाड़ी खरीद के लेकर आए, यू बॉट एन स्कूटर, स्कूटर खरीद के लेकर आए, या कोई बाइक खरीद के लेकर आए, और बेटा उसे खरीदने के बाद अगर आप अपनी तरफ से उस पर कोई खर्चा कर रहे हो, एडिशनल एसेसरीज लगवा रहे हो, उसको और रीमॉडल रीडिजाइन कर रहे हो, तो बेटा वो खर्चा आप कर रहे हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आपके द्वारा इनकर्ड खर्चा बेटा, वो अलग से सर्विसेज ले रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो स्कूटर बेटा आपने बाय करा है, उसकी अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या उसकी वैल्यू में वो बाद में किया गया खर्चा ऐड होगा, ऐड नहीं होगा। तो इसलिए बेटा इस केस के अंदर जो ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये जो अमाउंट इनकर किया जा रहा है पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए, बेटा ये पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन का मतलब है डिलीवरी होने के बाद। और ये इंस्पेक्शन कौन करवा रहा है, देखो, चार्जेस इनकर्ड पोस्ट रिसिप्ट ऑफ गुड्स बाय वाई लिमिटेड। और वाई लिमिटेड अपने केस में बेटा रेसिपिएंट है, जिसने खरीदा। तो खरीदने के बाद अगर मैं अपनी मशीन का इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, चाहे बेटा कुछ भी कर रहा हूँ, वो खर्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से तो ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर जीएसटी में सेल वैल्यू के अंदर, मशीन की सेल वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया। आगे देखें, हाँ सर आगे देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव सप्लाई मेसर्स गुरु एंटरप्राइजेस हैड प्रोक्यूर्ड सम रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्स लिमिटेड। यानी बेटा जिसने मशीन बना के दी उसने एक्स लिमिटेड से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा। एक्स लिमिटेड कोई एंटिटी होगी जिससे रॉ मटेरियल खरीदा, फॉर विच इट ऑर्ड 25,000 रुपीज, जिसको बेटा 25,000 रुपए देने बाकी थे, ठीक है। द सेड अमाउंट वॉज डायरेक्टली पेड बाय वाई लिमिटेड टू मेसर्स एक्स लिमिटेड एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स मेंशन्ड अबव। याद करो बेटा, ये मेरा ये बन गया, देखो ये ए मैंने बताया था आपको, ये वाला ए, ये वाला ए है मालिक, ये देखो ये वाला ए, अमाउंट पेएबल बाय द सप्लायर बट पेड बाय द रेसिपिएंट। मैं समझाता हूँ, देखो इधर इधर आओ फटाफट से। बेटा देखो अपने केस में क्या था, गुरु अंकल थे, और गुरु अंकल से किसने खरीदा था, वाई अंकल ने। अब गुरु अंकल ने क्या करा बेटा, एक्स अंकल से खरीदा, क्या खरीदा, सामान, और इस सामान का पेमेंट किसने कर दिया बेटा, वाई अंकल ने कर दिया, किसको, एक्स अंकल को। अब मुझे एक बात हो, आप किसी से बेटा 1,000 रुपीज का गुड्स खरीद के लेकर आए, आप मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने किसी से 1,000 का क्या खरीदा बेटा, गुड्स खरीदा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने ए से, आप हो बी ने ए से क्या खरीदा, 1,000 का गुड्स खरीदा, लेकिन ए ने बोला कि इस गुड्स को बनाने के लिए मुझे 400 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, जो मैं किससे खरीदूंगा बेटा, सी से खरीदूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे तो आपको 1,000 देना है ना, मैं आपको 1,000 दे दूंगा। तो ए ने बोला नहीं 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 नहीं, 1,000 मुझे मत देना, मुझे तो 600 ही देना। तुम एक काम करो, 400 किसे दे देना, मेरे बिहाफ पर सी को दे देना। तो बेटा बी की जेब से तो पूरा 1,000 ही निकला ना, 600 किसको दे दिया, ए को, और ए के बिहाफ पर ये 400 रुपए का खर्चा ए को करना था, तो ए के बिहाफ पर मैंने किसको दे दिया बेटा, सी को दे दिया। तो मेरी तरफ से तो कंसिडरेशन पूरा 1,000 हुआ, तो ये 400 भी बेटा एड बैक हो जाएगा किसके अंदर, 600 के अंदर। तो यहां पर भी वही हो रहा है बेटा अपने केस में भी। देखो गुरु को खरीद बना के देना था किसको, एक्स को, सॉरी वाई को, गुरु को बना के देना था वाई को, लेकिन उसने बेटा एक्स से कोई गुड्स परचेस करा और वाई को बोला कि एक्स को पेमेंट कर दो। तो बेटा बात तो ये ना, वाई की जेब से तो पूरा ही पैसा गया, हाँ सर। तो इसलिए बेटा ये भी आपके किस में ऐड हो जाएगा, ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड बैक हो जाएगा। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। तो 25,000 रुपीज को ऐड कर दूं, हाँ सर आप ऐड कर दीजिए। तो बेटा 25,000 रुपीज आई एम गोइंग टू गेट ऐड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये लो बेटा 25,000 रुपए मैंने यहाँ पर आपके ऐड कर दिए। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है सर, द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई वॉज डिलेड by Messrs Y Limited and hence an interest amount of rupees 20,000 was also charged by Guru Enterprises। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इधर आओ फटाफट से, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ सिंपल सी बात कि मैंने क्या बेचा बेटा, गुड्स सोल्ड किया। क्या सोल्ड किया बेटा, गुड्स सोल्ड किया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। अच्छे से लिख दूँ, हाँ सर अच्छे से लिख दूँ। मैंने क्या सोल्ड करा बेटा, गुड्स सोल्ड करा, लेकिन बेटा गुड्स सोल्ड के साथ साथ मैंने उसे एक सर्विस भी दी। क्या दी बोलो, मैंने उसे एक सर्विस भी दी। पता है काय की सर्विस दी, मैंने उसे एक सर्विस दी, और सर्विस में मैंने उसे बोला कि मैं आपको डिलेड पेमेंट की सर्विस दे रहा हूँ। काय की सर्विस दे रहा हूँ बेटा, डिलेड पेमेंट की सर्विस। सर डिलेड पेमेंट की सर्विस, हाँ
मतलब आप मुझे पैसा अभी मत दो, आराम से दे देना, मैं आपको क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा हूँ। तो बेटा मैंने दो चीज़ें अलाउ कर दी उसको, एक तो मैंने उसे गुड्स अलाउ कर दिया ले जाना, यानी गुड्स सोल्ड कर दिया, और दूसरा मैंने उसे सर्विस भी दे दी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि बेटा ये तो नेचर ऑफ बिजनेस है, ये तो नेचर ऑफ बिजनेस है कंपोजिट सप्लाई, कि साहब हाथों हाथ पैसा कोई नहीं देता, हाथों हाथ पैसा कोई नहीं देता। तो क्योंकि हाथों हाथ पैसा मिलेगा नहीं, धंधे का नेचर ही ऐसा है, बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि हाथों हाथ पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे? मुझे अच्छे से तुम कॉमन सेंस लगा के बताओ। क्रेडिट पीरियड देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, साहब 1 महीने बाद पैसा दे देना मुझे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी। तो इन दैट केस अपन क्या करेंगे? गुड्स सोल्ड प्लस डिलेड पेमेंट की सर्विस, कंपोजिट सप्लाई बना देंगे। और मुझे मेरे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे इसमें बेटा प्रिंसिपल सप्लाई किसकी बनेगी? प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स की बनेगी। कंपोजिट सप्लाई में एक होती है प्रिंसिपल सप्लाई, दूसरी होती है एंसिलरी सप्लाई। और अपन अच्छे से पता है कि बेटा एंसिलरी सप्लाई पर भी किसका रेट लगता है अगर कंपोजिट सप्लाई बनता है? सेक्शन 8 किसका रेट लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है। यानी बेटा ये जो सर्विस है, इस सर्विस पे भी किसका रेट लगेगा? बोलो 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 बोलो, प्रिंसिपल सप्लाई का ये रेट लगकर चलेगा। तो सर हम दो चीजें दे रहे हैं क्या? हाँ सर हम दो चीजें दे रहे हैं, एक बेटा अपन गुड्स दे रहे हैं और दूसरा अपन डिलेड पेमेंट की सर्विस दे रहे हैं। ये कंपोजिट सप्लाई बन रहा है, और कंपोजिट सप्लाई बनने के कारण बेटा क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है, किसकी सप्लाई? गुड्स की सप्लाई, तो गुड्स का ही रेट अपन इस पे भी लगा देंगे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इसके लिए मुझे कंसिडरेशन तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सर आपने 30 दिन का टाइम दिया, इसके बदले वो क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बेटा अगर 30 दिन बाद पेमेंट हुआ ना, क्या बोला मैंने? 30 दिन बाद पेमेंट हुआ ना, तो मैं इंटरेस्ट वसूलूंगा आपसे। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन बना रखा है। आपने भी देखा होगा बेटा, आप गुड्स मार्केट से खरीद के लाते हो तो बिल के नीचे लिखा रहता है 30 दिन के अंदर पे टू बी पेबल विद इन 30 डेज, इफ नॉट विद इन 30 डेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% विल बी लेविएबल। ऐसे लिखा रहता है नीचे, बिल के नीचे लिखा रहता है। देखा कि नहीं देखा? देखा ना? हाँ सर हमने भी देखा। तो दोस्त इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वहां पर वो इंटरेस्ट क्या बन जाएगा दोस्त? वो इंटरेस्ट कंसिडरेशन बन जाएगा। ओ अच्छा सर, यानी हमने उसे बोला कि तू हमें 30 दिन के बाद पैसा देगा तो हम जैसे ब्याज लेंगे, और वो ब्याज यहाँ पर बेटा इंटरेस्ट बन जाए, क्या बन जाएगा? कंसिडरेशन बन जाएगा। वो इंटरेस्ट यहाँ पर कंसिडरेशन बन जाएगा, और सर्विस किसकी हो जाएगी? डिलेड पेमेंट की सर्विस हो जाएगी। अगर वो 30 दिन में पैसा दे देता है तो दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, फिर तो कोई कंसिडरेशन आया ही नहीं, और कंसिडरेशन नहीं तो सर्विस नहीं। लेकिन बेटा अगर उसने 30 दिन बाद पैसा दिया इंटरेस्ट के साथ, तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है ना बेटा, वो क्या बन जाएगा? बोलो, वो सर्विस बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अपने क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपने 20,000 का इंटरेस्ट पे करा बेटा। देखो 20,000 का क्या पे करा? इंटरेस्ट पे करा। हैव एन इंटरेस्ट अमाउंटिंग ऑफ ₹25,000 वाज आल्सो चार्ज बाय गुरु एंटरप्राइजेस। तो 20,000 का बेटा इंटरेस्ट चार्ज करा। अब मुझे एक बात बताना कि बेटा 20,000 का ब्याज बना होगा जो उसने मुझे पे करना है, सर्विस है? हाँ सर सर्विस है। ये 20,000 क्या बेटा? कंसिडरेशन है। क्या है? बोलो, कंसिडरेशन है। अब अगर बेटा मैं ये बोलूं कि इस कंसिडरेशन के ऊपर तो मुझे जीएसटी भी दे, ऐसा मार्केट में हो सकता है क्या? कि एक तो आप पहले ब्याज ले रहे हो, मतलब पहले पेनल्टी लगा रहे हो उसके ऊपर कि तूने लेट पेमेंट करा इसलिए मुझे इंटरेस्ट दे, और फिर आप उसे ये बोलोगे ना कि इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी भी दे, बेटा वो भाग जाएगा। वो कहेगा मेरे को तेरे से माल नहीं खरीदना, वापस पकड़ अपना माल। एक तो इंटरेस्ट दो, मतलब ब्याज पे करो लेट पेमेंट के लिए, और फिर ब्याज पे जीएसटी भी पे करो। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई। तो बेटा दिक्कत ये होती है कि हमें अपनी जेब से जीएसटी पे करना पड़ता है, यानी 20,000 इंक्लूसिव माना जाता है। क्या माना जाता है? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी बेटा यहाँ पर हमें अज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बोलो, अज्यूम। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा ये अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा कि जो 20,000 था वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, मतलब उसमें जीएसटी इंक्लूडेड पहले से था और अपनी जेब से। तो सर अपन निकालेंगे कैसे अगर था? तो बेटा रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। रूल 35 को याद करो। रूल 35, हाँ बिल्कुल सही, सारे बच्चे समझ गए। रूल 35 अपन पढ़कर आते हैं ना, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर 20,000 है और रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? अपने क्वेश्चन में रेट ऑफ टैक्स देख लें, 6% और 6%। और क्योंकि बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा। इधर आओ, सप्लाई कौन सी है दोस्त? देखो दिल्ली दिल्ली, दहली और दहली, तो क्या बन गया? इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट के केस में क्या लगेगा? 6% और 6% लगकर चलेगा, तो 12% टोटल हो गया। तो देखो अपन रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अपन अज्यूम करेंगे 20,000 विल बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अपन करेंगे बेटा, क्या करेंगे बोलो? 112%, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा? 100% से। तो क्या निकल कर आ जाएगा? बोलो, एक्चुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 20,000 डिवाइडेड बाई 112% मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इट विल बिकम 17,857। 17,857। बोलो हाँ के ना? हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा ये एक्चुअल में कंपोनेंट था, ये थी टैक्सेबल वैल्यू, ये निकल कर आएगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू। इसके ऊपर टैक्स लगेगा जब 12%, तो वैल्यू निकल कर आएगी 20,000। तो 20,000 विल डीम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर बिल्कुल समझ में आ गया। और बेटा यही अपन को यहाँ पर क्या कर देना है? एड बैक कर देना है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या एड बैक कर दूंगा? 17,857, ये बेटा मैं यहाँ पर एड बैक कर दूंगा। सर इसे थोड़ा सा मिटा दूं? हाँ सर इसे आप मिटा दीजिए, रब कर दीजिए, हमें समझ में आ गया। अब आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पर बेटा।
है ना। हाँ सर, एंड हियर वी गो, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू। बेटा मुझे यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना है, कोई बताएगा? एक तो टैक्सेबल वैल्यू डिटरमाइन करनी है, एज वेल एज द एप्लीकेबल टैक्स लाइबिलिटी अमाउंट्स फॉर दी सेड ट्रांजेक्शन। दोनों चीजें निकालनी है बेटा, टैक्सेबल वैल्यू भी निकालना है और टैक्स लाइबिलिटी भी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो बड़ा आसान है बेटा, फटाफट से अपन क्या कर देंगे, इतना तो अपन ने कर ही लिया। 25,000 भी मैंने ऐड कर दिया था, याद है ना? 25,000 का एक था वो सप्लायर ऑब्लिगेशन वाला। हाँ सर, तो बेटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपन ने पूरा एड बैक सारी चीज़ें करी ली। तो 10 लाख था प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 17857। तो बेटा ये हो जाता है आपके पास में कितना, 11,52,857। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। और बेटा इसके ऊपर ये आ गई, क्या आ गई बेटा? ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई अपनी, दैट विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू। और फिर अपन निकाल लेते बेटा टैक्स लाइबिलिटी। तो कुछ भी नहीं है, 6% और 6% से कैलकुलेट करेंगे अपन अपनी टैक्स लाइबिलिटी, दैट विल बिकम योर, बोलो क्या बेटा? एक तो CGST और एक बोलो बेटा SGST। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होगी एट द रेट ऑफ 6% एंड एट द रेट ऑफ 6%। तो 1152,857 मल्टीप्लाइड बाय 6% विल बिकम 69171.42। और बेटा ये आ जाएगा आपका 69171.42। तो ये आपका आंसर बेटा यहाँ पर हो जाता है। आई होप बेटा आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो। ये क्वेश्चन भी बेटा अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, दैट इज योर पार्ट ए। पार्ट ए के बाद बेटा मैं पार्ट बी की बात करूंगा। पार्ट बी क्या बोल रहा है? पार्ट बी बोल रहा है मेथड्स ABC लिमिटेड इज अ कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सिचुएटेड इन तमिलनाडु। बेटा कहाँ सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। और क्या कर रहा है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड सर्विस। तभी तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस बनती है। याद आया? इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड। हाँ सर याद आ गया। इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मेसर्स XYZ लिमिटेड, another registered person in Tamil Nadu, to provide work contract service in various states in South India। बेटा वेरियस स्टेट्स इन साउथ इंडिया, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मेरे को क्या देनी है? सर्विस देनी है, वो भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्विस देनी है। द प्रिसाइज लोकेशन डिटेल्स वर टू बी शेयर्ड लेटर। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ कहाँ पर क्या देनी है, सर्विस देनी है। वो डिटेल्स मुझे कब मिलेगी बेटा? वो डिटेल्स मुझे बाद में अवेलेबल होगी कि मुझे कहाँ कहाँ पर क्या देनी है, सप्लाई देनी है। इन दिस रिगार्ड मेसर्स ABC लिमिटेड रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 1 करोड़ इंक्लूडिंग GST। देखो क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको कि 1 लाख के अंदर GST इंक्लूडेड है, 1 लाख के अंदर GST इंक्लूडेड है, ऐसा क्वेश्चन खुद आपको बता रहा है। अब अपन फटाफट से रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं बेटा। यू आर एडवाइस मेसर्स ABC लिमिटेड वेदर, क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड मेसर्स ABC लिमिटेड वेदर दे आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर GST ऑन सच एडवांस अमाउंट। बेटा सर्विस का केस है और आप अच्छे से जानते हो, गुड्स के केस में नहीं लेकिन सर्विस के केस में GST लगता है एडवांस के ऊपर। गुड्स के केस में बेटा नोटिफिकेशन नंबर 66 बेटा 2017 बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाता क्योंकि सर्विस का केस है। और आप तो खुद देखो बेटा, वो खुद क्वेश्चन में बता रहा है इंक्लूडिंग GST, इसका मतलब तो GST लगा है तभी तो GST कलेक्ट करा है। तो एडवांस पे GST लगेगा क्या? वो पूछ रहे हैं। दे आर लाइबल टू पे टैक्स अंडर GST ऑन सच एडवांस अमाउंट। यस दे आर लाइबल टू पे GST। और अपन रेफरेंस किसका देंगे बेटा? यहाँ पर सेक्शन 13 का, याद करो सेक्शन 13(2) का अपन यहाँ पर रेफरेंस देकर चलेंगे क्योंकि सेक्शन 13 में टाइम ऑफ सप्लाई होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है हाँ सर। उसके बाद आता है वेदर द टैक्स लाइबिलिटी टू बी पेड एज CGST, SGST और IGST। बेटा यहाँ पर लगेगा रूल 50 का प्रोवाइजो। क्या लगेगा बेटा? प्रोवाइजो टू रूल 50। तो रूल 50 का प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर आपको लोकेशन नहीं पता, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपको नहीं पता, उसने बोला ना लेटर, शेयर्ड लेटर फ्यूचर में बताई जाएगी कि कहाँ कहाँ सप्लाई करनी है। तो मुझे आज पता ही नहीं है कि मुझे इंट्रा करनी है कि इंटर करनी है। और जब मुझे पता ही नहीं होता इंट्रा या इंटर, तो बेटा ये बताता है, कौन बताता है? प्रोवाइजो टू रूल 50 रिसिप्ट वाउचर के रिस्पेक्ट में, एडवांस के रिस्पेक्ट में बताता है कि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माननी है? IGST यानी इंटर स्टेट माननी है। तो बेटा यहाँ पर अपन क्या लेवी करके चलेंगे? IGST। वो क्वेश्चन पूछा बेटा मैं क्या पे करूँ, CGST SGST पे करूँ या IGST पे करूँ? तो IGST पे करना है। ऐसा कौन बोलता है? प्रोवाइजर टू रूल 50 बोलता है कि जब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ना पता हो, इंट्रा इंटर ना पता हो, तो इंटर अज्यूम कर चलेंगे। और तीसरा पूछ रहा है व्हाट वुड बी द टैक्स ऑफ रेट विच सच टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी पेड। बेटा किस रेट से अपन को लाइबिलिटी पे करनी है? 18% से पे करनी है, ये बात भी यहाँ पर ही लिखी है। तो बेटा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका प्रोवाइजर टू रूल 50 से आ गया, जहां पर आपसे पूछा गया कि तीन चीजें, एडवांस पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा? सर्विस के केस में GST लगेगा। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता, इंट्रा इंटर नहीं पता, तो क्या मान के चलेंगे? इंटर मान के चलेंगे। और अगर रेट नहीं पता तो रेट बेटा 18% हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चले? हाँ सर फटाफट से आगे चलो। आगे वो बता रहा है बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए। मेसर्स 7 वंडर्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर इज इन्वॉल्वड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स बनाने के अंदर क्या है बेटा? वो इन्वॉल्वड है। Following information has been provided by the company pertaining to GST paid on purchases made and input services availed by it
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो बेटा यहाँ पर वो बोल रहा है कि जनवरी 2020 मंथ के लिए, कौन से मंथ के लिए, जनवरी 2020 मंथ के लिए जितनी भी परचेजेस की गई है और इनपुट सर्विसेज, मतलब इनपुट और इनपुट सर्विस जो खरीदा है उससे रिलेटेड डिटेल वो आपको दे रहा है। रॉ मटेरियल बेटा मैंने परचेज तो कब कर लिया, जनवरी में, लेकिन मुझे रिसीव कब होगा, फरवरी में। देखो लिखा हुआ है रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन फरवरी 2020। क्या मुझे इस पर मिल जाएगा क्रेडिट? बेटा क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 बोलता है कि जब तक आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हो जाती, बेटा हाथ में नहीं आ जाती, रिसीव नहीं हो जाती, तब तक उसके रेस्पेक्ट में आपको क्रेडिट नहीं देंगे। और क्योंकि बेटा ये मेरे को फरवरी में रिसीव होगी, तो जनवरी में बेटा रिसीव हुई ही नहीं, तो मैं जनवरी में इसका क्रेडिट भी नहीं ले सकता, भले ही बेटा मैंने अपनी जेब से इसे पे कर दिया हो। अगला आ रहा है बेटा कैपिटल गुड्स, कितना, 5 लाख। क्या बोल रहा है बेटा, इनवॉइस मिसिंग फॉर 1 आउट ऑफ 5 आइटम्स एंड जीएसटी पेड ऑन द सेम वाज 70,000। बेटा एक इनवॉइस 5 इनवॉइसेस में से गायब है जिसपे 70,000 का आपने जीएसटी पे करा है। क्या पे करा है? जीएसटी। तो टोटल 5 लाख में से बेटा 70,000 को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16(2) वापस से बोलता है कि आपके पास क्या होनी चाहिए बेटा, इनवॉइस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? इनवॉइस होनी चाहिए। अगर इनवॉइस मेरे पास में नहीं है तो मैं उसके ऊपर क्रेडिट नहीं ले सकता। वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, क्या बोला मैंने, वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मेरे पास में होना जरूरी है, जो कि नहीं है 70,000 के रेस्पेक्ट में, तो 70,000 पर क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल बेटा 4,30,000 पर ही मैं क्या ले सकता हूँ, क्रेडिट बुक कर सकता हूँ। जीएसटी पेड ऑन फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा एच, हाय हाय, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 क्लॉज एच याद कराया था ना मैंने, फ्री सैंपल्स वाला। अगर आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसके रेस्पेक्ट में भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर भी क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो, यहाँ पर भी क्रेडिट आप नहीं ले सकते हो। ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, पूरा क्रेडिट मिलेगा बेटा, मैंने बताया था ट्रक्स यूज्ड फॉर गुड्स अदर देन बेटा पैसेंजर से जो भी रिलेटेड गाड़ी है वहां पर आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर पैसेंजर से रिलेटेड है, सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है तो ही ब्लॉक होगा, अदरवाइज मिलेगा। मतलब बस का मिलेगा, मिलेगा। पैसेंजर है ना सर वो तो, हाँ, लेकिन सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, मिलेगा। जीएसटी पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज नॉट नोटिफाइड अंडर, इतना बेटा ये अलग से बेटा आपको रिक्वायर्ड नहीं था ये करवाना, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना लॉ का पार्ट नहीं था, लॉ के द्वारा मैंडेटरी नहीं था, तो इसलिए बेटा इसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ये भी 17(5) में ब्लॉक हो जाएगा, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 कहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा 17(5), और 17(5) से क्वेश्चन आना तो मैंडेटरी बनता ही बनता है। तो 17(5) तो बेटा आपके खून के अंदर दौड़ना चाहिए, ये तो वो सेक्शन है बेटा जो आपके दिमाग में, आपके दिल में बस जाना चाहिए, कुछ और नजर ही नहीं आना चाहिए बेटा। सेक्शन 17(5) आते ही तो एकदम क्लियर कट आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। क्यों? क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट की बात करके चलता है बेटा ये, लगभग अलग से इस पे सोल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ मिक्स करके भी आ जाता है, आईटी के साथ मिक्स करके भी आ जाता है, लेकिन 17(5) से क्वेश्चन तो बेटा बनता ही बनता है। इट मे बी अज्यूम दैट ऑल अदर नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग द क्रेडिट हैज बीन कंपाइल्ड विद डिटरमाइन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय 7 वेंडर्स प्राइवेट लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो बेटा कितना क्रेडिट यहाँ पर ये लोग बुक करके चल सकते हैं जनवरी महीने के अंदर, तो मैं यहाँ पर ही टोटल लगवा देता हूँ। 2 लाख पे मिलेगा नहीं, 4,30,000 पे मिलेगा, 1,50,000 पर मिलेगा, बड़ा 2 लाख पे नहीं मिलेगा, 430 पे मिलेगा, 6 पे नहीं मिलेगा, 150 पे मिलेगा और 80 पे भी नहीं मिलेगा। तो टोटल 5,80,000, टोटल कितना हो गया बोलो, 5,80,000 पर बेटा यहाँ पर आप क्रेडिट मिलकर चलेगा। बोलो कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर, समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे चले, हाँ सर आगे चलते हैं। आगे बेटा आपके पास में कंडीशंस फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट are primarily same as the conditions for availing the composition scheme under Central Goods and Services Tax Act 2017 with few exceptions। हाँ बेटा एक्सेप्शन तो है, और यही वो एक्सेप्शन डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। ब्रीफली डिस्कस द सेड एक्सेप्शंस, उन ही एक्सेप्शंस को डिस्कस करके बताओ। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, आ जाओ बेटा फटाफट से मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। एक्सेप्शंस बड़े ही सिंपल एक्सेप्शंस है, इधर आओ। अपन ने एक मेमोरी टेक्निक बना रखी है कंपोजिशन के लिए, बताओ कौन सी? MINES, माइंस। बोलो हाँ के ना? इस मेमोरी टेक्निक के अंदर बेटा मुझे बताओ एम का मतलब क्या होता है। इस मेमोरी टेक्निक के अंदर एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर। क्या होता है बेटा? मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। क्या बोला मैंने? मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। और नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से मुझे बताओगे आप बेटा? नोटिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं सर? है टिप। क्या है बोलो सर? टिप, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है। ये बेटा कंपोजिशन में नहीं आ सकते, बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन आपको पता है वो एक्सेप्शन, जो डिफरेंस है बोला ना दोनों में, जो कंडीशन से आने की, उसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, कुछ अलग अलग बातें हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं किसकी, देखो मैं यहाँ पर आपको बना के दे देता हूँ, एक सेकंड के लिए आपका टेंशन ही खत्म हो जाती है। ये लो, ऐसे कर लो बेटा, ठीक है? अब ठीक है? हाँ सर अब ठीक है, ये आ जाओ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बेटा? यहाँ पर हम बात करेंगे कंपोजिशन की। अरे बाबा ये क्या हो गया? यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बोलो? यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा कंपोजिशन की, और यहाँ पर बात करेंगे 2/2000
17 की, ठीक है। हाँ सर, तो बेटा यहाँ पर केवल गुड्स वालों को मना करा है, यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों वालों को मना कर दिया मैन्युफैक्चरर के रेस्पेक्ट में। जो एम अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, उसके अंदर बेटा जो अपना कंपोजिशन स्कीम होता था, मैं 10(1) की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। किसकी बात कर रहा हूँ बोलो? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 की। वहां पर केवल और केवल बेटा नोटिफाइड गुड्स की बात नहीं, यहाँ पर नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज की बात है। उसी तरीके से बेटा आई के अंदर कौन आता है बताओ? आई के अंदर आता है बेटा इंटर स्टेट। वहां पर सिर्फ इंटर स्टेट गुड्स मना था बेटा, यहाँ पर इंटर स्टेट गुड्स और सर्विस दोनों मना है। यानी कि फोकस किस पे करना है बेटा? फोकस करना है सर्विस वाले पोर्शन पे। ये एक्सेप्शन है, ये डिफरेंस है कंडीशंस के अंदर। वहां पर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ गुड्स को टारगेट किया, यहाँ पर बेटा सर्विस को भी टारगेट किया। उसके अलावा अगर आप एन की बात करोगे, एन का मतलब क्या होता है? नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल बेटा गुड्स की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस दोनों की बात हो रही है। उसके बाद बेटा ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर मेरे भाई सिर्फ गुड्स की बात हो रही है बेटा, यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों की बात हो रही है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि मैन्युफैक्चरर, मतलब इसकी जो हमने बात करी थी मैन्युफैक्चरर के रेस्पेक्ट में, बेटा यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के रेस्पेक्ट में सिर्फ गुड्स की बात है, यहाँ पर गुड्स सर्विस दोनों की बात तो है ही है। उसके अलावा यहाँ सिर्फ मैन्युफैक्चरर को टारगेट किया गया था, यहाँ पर तो बेटा सप्लायर्स को भी टारगेट कर लिया था। तो माइंस का जो एस है वो यही है कि सप्लायर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, क्या बोलेंगे? सप्लायर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स भी आपके नहीं आ सकते। समझ रहे हो? हाँ सर, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर्स भी नहीं आ सकते। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, ये चीज समझने की दोस्त आपके पास में है एक, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दीज आर दी एक्सेप्शंस। समझ में आया? हाँ सर, इधर सबसे पहले तो क्या, इधर गुड्स को टारगेट करा, चाहे वो बेटा इंटरस्टेट का केस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स का केस हो। नोटिफाइड गुड्स बट वहां पर गुड्स और सर्विस, ठीक है। मतलब कि बोलो नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स, बट वहां पर बोला नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। किसमें बेटा? 2/2019 में, वहां पर सर्विस भी था। दीज आर दी एक्सेप्शंस in the conditions for availing the composition scheme in case of 2/2019। 2/2019 से बेटा, ये 2/2019, ठीक है। हाँ, 2/2017 नहीं है, 2/2019 है, ठीक है सर। और उसके अलावा बेटा सप्लायर को भी पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है बोलो? सप्लायर को भी। और सप्लायर किसका बेटा? सप्लायर नोटिफाइड गुड्स का। वहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मना था, लेकिन यहाँ पर तो बेटा सप्लायर को भी मना कर दिया, तो सप्लायर भी नहीं आ सकता। याद है एरिएटेड वाटर एक अमेंडमेंट आया था, तो बेटा वही तो। हाँ सर, याद आ गया, दैट इज द थिंग, ठीक है सर। हाँ सर, अगले क्वेश्चन पर आ जाए बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल से एक्सेप्शंस थे बेटा गुड्स और सर्विस को लेकर। आगे चले? हाँ सर, आगे चलो। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट क्या बोल रहा है? एग्जामिन एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी इन द फॉलोइंग केसेस इन अकॉर्डिंग विद जीएसटी लॉ। बेटा जीएसटी लॉ के साथ अपन को देखना है कि इन फॉलोइंग केसेस में मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फोकस किस पर रखना है? आईटीसी पर, कि मुझे बेटा यहाँ पर आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा। दिस इज समथिंग आई हैव टू check whether ITC will be available or not. Okay sir. First case will be repair and maintenance of tempo used by XYZ Limited for transportation of finished goods। बेटा बिल्कुल ITC पूरा का पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपको गाड़ी का मिल जाएगा, अगर आपको मोटर व्हीकल का मिल जाएगा, तो मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंसेस आपने करें, चाहे वो इंश्योरेंस का एक्सपेंस हो बेटा, चाहे वो रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंस हो, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि गुड्स पे बेटा आपको क्रेडिट मिल रहा है, गाड़ी पे आपको क्रेडिट मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा खर्चों पर भी मिल जाएगा। Company procuring health insurance services for benefits of its employees, procurement of health insurance is mandatory under the Factory Act। मैंने बताया था बेटा अगर लीगल ऑब्लिगेशन है और फिर इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सप्लाई ऑफ आउटडोर कैटरिंग, बेटा आउटडोर कैटरिंग का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। 17(5) के अंदर क्या हो जाएगा बोलो? ब्लॉक हो जाएगा। लग्जरी मोटर व्हीकल सिटिंग कैपेसिटी 5% नहीं मिलेगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। डायरेक्टर्स को घुमाने के लिए ले रहे हो बेटा 17(5) में, क्योंकि सिटिंग कैपेसिटी आपकी 13 से कम है, तो यहाँ पर भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल यूज फॉर कुरियर एजेंसी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कुरियर कंसाइनमेंट, बेटा क्रेडिट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन की बात नहीं हो रही, कंसाइनमेंट्स की बात हो रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ये भी आपका वापस से आईटीसी, यानी देखो मैंने कहा ना 17(5) बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में पार्ट बी। पार्ट बी, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मेसर्स एक्स लिमिटेड इन दिल्ली एक्सीड्स एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 दिसंबर। तो बेटा 1 दिसंबर को यहाँ पर हमने क्या करा है? एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करा है। सर वो कितनी भी हो सकती है बेटा? 40 लाख भी हो सकती है और 20 लाख भी हो सकती है। जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको अपन ने यहाँ पर एक्सीड करा 1 दिसंबर को, ध्यान रखना। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज सबमिटेड ऑन 20 दिसंबर। इधर आओ देखो बेटा, सीक्वेंस को अपन लिखते जाते हैं ताकि फटाफट से हमें समझ में भी आ जाए क्या सीक्वेंस चल रहा है। सीक्वेंस ये चल रहा है कि 1 दिसंबर को मैंने क्या करा है बेटा? एक्सीड करा है, हाँ सर। और उसके बाद में 20 दिसंबर यानी बेटा विद इन 30 डेज, 20 दिसंबर यानी कि विद इन 30 डेज मैंने क्या करा है? अप्लाई करा है, ओके। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड ऑन 1 जनवरी। बेटा 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मेरे को मेरा आरसी ग्रांट हो जाता है, आरसी ग्रांटेड। बोलो हाँ कि ना? हाँ।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेरी वेरी सिंपल बेटा, रूल 10 से क्वेश्चन आ रहा है, रूल 10 से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। और बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्टिव डेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बोलो, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और मैंने आपको बता रखा है बेटा कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक बहुत ही सिंपल चीज़ होती है और वो होती है बेटा कि विद इन पीरियड अप्लाई करा है, विद इन पीरियड आपने बेटा अप्लाई करा है या आफ्टर पीरियड अप्लाई करा है। विद इन पीरियड अप्लाई करा है कि आफ्टर पीरियड अप्लाई करा है, बोलो हाँ के ना। विद इन पीरियड अप्लाई करा है कि आफ्टर पीरियड अप्लाई करा है। बेटा विद इन पीरियड अप्लाई करा है। विद इन पीरियड का मतलब विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बेटा आप लायबल कब हुए थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, आप लायबल हुए थे बेटा 1 दिसंबर को। और यहाँ से कितने दिन के अंदर अंदर बेटा, यहाँ से आपने तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर, देखो यहाँ से 30 दिन होते हैं, 30 दिसंबर, आपने 20 दिसंबर यानी 30 दिन के अंदर अंदर ही अप्लाई कर दिया। बेटा अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देते हो तो बेटा फिर आपको भले ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी दिन ग्रांट हो, वो इफेक्टिव कब से माना जाएगा, इफेक्टिव माना जाएगा उस दिन से जिस दिन से आप लायबल हुए थे। तो पीरियड, विद इन पीरियड अगर आप अप्लाई कर देते हो, लिखा हुआ है विद इन पीरियड अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो इन दैट केस बेटा इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी बताओ, व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बेटा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जिस तारीख को आप हुए थे उस तारीख से माना जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ है। और बेटा 30 दिन के बाद अगर करते हो, लेट आप अप्लाई करते हो, मतलब आप लायबल तो हो गए थे लेकिन 30 दिन तक आपने अप्लाई नहीं करा बेटा, लेट अप्लाई करा, तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है साहब लेट अप्लाई करा तो आपको लेट ही आरसी इफेक्टिव मानी जाएगी। यानी डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ आरसी, जिस तारीख को बेटा आरसी देंगे ना वही तारीख आपकी इफेक्टिव डेट बन जाएगी। मतलब अपने केस में आपकी इफेक्टिव डेट बन जाएगी अगर आप लेट अप्लाई करते हो तो 1 जनवरी। लेकिन बेटा अपना क्वेश्चन जो है, अपने क्वेश्चन में क्योंकि उसने विद इन द टाइम अप्लाई कर दिया है, विद इन द टाइम अप्लाई कर दिया है, तो उसके केस में बेटा आंसर आएगा ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला। आरसी की डेट, आरसी की डेट बोले तो, आरसी की डेट बोले तो बेटा 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर ही यहाँ पर क्या मानी जाएगी बोलो, इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। तो ये पूछ रहा ना इफेक्टिव डेट, तो इफेक्टिव डेट आप बता सकते हो कितनी, 1 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर होगा 1 दिसंबर। अगला बेटा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, मैं सर सोनू इज एन एजेंट undertaking supply of goods on behalf of another taxable person घनश्याम, the turnover of Messrs Sonu does not exceed the applicable threshold limit। क्या सोनू को रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना जरूरी है बेटा, सेक्शन 24 रीड विद शेड्यूल 1। क्या बोलेंगे, सेक्शन 24 रीड विद शेड्यूल 1। मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेक्शन 24 प्लस शेड्यूल फर्स्ट आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। बेटा दो बातें होती हैं, क्या एजेंट शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है, अगर हो रहा है तो बेटा विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा बोलो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और दूसरा केस होता है कि अगर एजेंट बेटा शेड्यूल 1 में फॉल नहीं कर रहा, एक तो है बेटा कर रहा है और एक है नहीं कर रहा है। सर ऐसा होता है क्या, अभी समझाऊंगा कब होता है। तो बेटा वहां पर सेक्शन 22 लगेगा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, लिमिट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी लिमिट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बोलो हाँ के ना। अगर लिमिट आपकी निकलती है थ्रेशोल्ड के बाद, बोलो हाँ के ना, आपका टर्नओवर लिमिट को क्रॉस करता है, कौन से लिमिट को, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है, तो ओनली इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत बेटा नहीं होगी। अब मुझे बताओ कि ये फर्स्ट वाला केस आखिर बनेगा कब। सर सेकंड वाले केस में ऐसा हो सकता है वो शेड्यूल 1 में ना बने, हाँ बेटा वो इंटरमीडियरी कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलिया। सर एजेंट भी तो बिचौलिया होता है, नहीं बेटा यहाँ पर एजेंट का मतलब अलग है। यहाँ पर एजेंट का मतलब ये है कि अगर बेटा ए बी और सी है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए ने गुड्स बी को ट्रांसफर करा, बी ने बेटा किसको बेचा, सी को। अब अगर बी बेटा अपने नाम से बेचता है, इनवॉइस अपने नाम से काटता है, तो ये तो बेटा बी का टर्नओवर हो गया ना, ये तो बी की सेल हो गई। ये तो सेल किसकी होगी बेटा, ये सप्लाई किसकी हो गई, ये तो बी की सप्लाई हो गई। तो फिर ए ने बी को क्या करा, कंफ्यूजन क्या आएगा, कंफ्यूजन ये आएगा कि अगर बी आगे बेच रहा है खुद के नाम से, बी अपने नाम से इनवॉइस काट रहा है, खुद का इनवॉइस काट रहा है, खुद का टर्नओवर बन रहा है, खुद का प्रॉफिट कमा रहा है, तो बेटा फिर ए ने जो सप्लाई करी बी को वो क्या बनेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला साहब हम इसे डीम्ड सप्लाई मान लेंगे शेड्यूल 1 के अंदर। ओ हाँ सर याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया, शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। तो सिंपल सा केस है दोस्त, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। यानी कि एजेंट यहाँ पर क्या माना जाएगा बोलो, एजेंट यहाँ पर शेड्यूल 1 वाला एजेंट माना जाएगा। और उस पट्टे को, उस बच्चे को हम सेक्शन 24 में घसीट लेंगे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए, माना जाएगा वो ए के बिहाफ पर एजेंसी का काम कर रहा है, सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन दोस्त सिचुएशन अगर मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं और मैं ये बोलूं, क्या बोलूं कि फिर से बेटा ए है, फिर से बी है और फिर से सी है, लेकिन इस बार बेटा जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ उसे वो आगे पास कर रहा है, सप्लाई नहीं कर रहा बेटा, पास कर रहा है।
मतलब वो जो इनवॉइस काट रहा है ना बेटा, वो सप्लाई बन रही है किसकी? ए की सप्लाई बन रही है, मतलब इनवॉइस ए का है। इनवॉइस किसका है? इनवॉइस ए का है, मतलब ए का ही गुड्स बेटा आगे सोल्ड कर रहा है बी, खुद कोई इनवॉइस इशू नहीं कर रहा। माल आया और उसी इनवॉइस पे आगे उसने बेच दिया, ए की इनवॉइस पे बेचा, खुद की इनवॉइस पे नहीं बेचा। खुद तो सिर्फ कमीशन ले रहा है, बी से और ए से कमीशन ले रहा है बस। वो अपना खुद का कोई इनवॉइस इशू नहीं करता, गुड्स का टाइटल चेंज नहीं करता। पहले वाले केस में गुड्स का टाइटल चेंज हो रहा था, बी सी को बेच रहा था आगे, ए के नाम से नहीं, खुद के नाम से, बी अपने खुद के नाम से, इसलिए वहां पर एजेंट बन रहा था शेड्यूल 1 का। लेकिन यहां पर बेटा वो सिर्फ इंटरमीडियरी बन रहा है। बोलो क्या बन रहा है? इंटरमीडियरी, क्योंकि बेटा वो ए का ही इनवॉइस आगे दे रहा है, खुद का इनवॉइस नहीं दे रहा। वो कह रहा है मैं बेच ही नहीं रहा हूं साहब, ए बेच रहा है सी को, मैं तो सिर्फ मिलवा रहा हूं दोनों को। क्या कर रहा हूं? सिर्फ मिलवा रहा हूं दोनों को, क्योंकि मुझे दोनों की क्या है? कॉन्टैक्ट पता है, दोनों का नंबर मेरे पास है, तो दोनों के नंबर से मैंने दोनों को मिलवा दिया। फोन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के नंबर से दोनों को मिलवा दिया और बीच में कमीशन खा लिया, बन गया साहब मामला। यहां पर क्या होगा बेटा? इस केस के अंदर, इस केस में सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इस केस में क्योंकि वो बेटा शेड्यूल 1 का नहीं बनेगा एजेंट, तो इसलिए बेटा उसको 22 की लिमिट मिल जाएगी। बोलो क्या मिल जाएगी बेटा? 22 की लिमिट यहाँ पर इन अंकल जी को मिल जाएगी, उसका बेनिफिट वो यहाँ पर उठा सकेंगे। आगे चले? हाँ सर आगे चलो। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने केस में ये दोनों केसेस बेटा यहाँ पर आपको समझाने थे, 2 केसेस आपको समझाने थे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिख रखा है कि शेड्यूल 1 का ये एजेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बेटा क्वेश्चन अपन को यहाँ पर रेफर नहीं कर रहा है कि ये कौन सा वाला बन रहा है। मिस्टर घनश्याम जो है वो कौन से वाले घनश्याम साहब हैं वो नहीं पता हमें, कि मतलब बेटा घनश्याम को सोनू को, मतलब घनश्याम जो सप्लाई सोनू को कर रहा है वो शेड्यूल 1 में कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो हो रही है शेड्यूल 1 में कवर, यानी कि सोनू एजेंट है, पक्का एजेंट है शेड्यूल 1 वाला, तो यहाँ पर सोनू का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर सोनू डायरेक्ट जो आगे बेच रहा है वो घनश्याम के नाम से ही बेच रहा है, खुद इनवॉइस इशू नहीं कर रहा, तो उस केस में सोनू को बेटा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि उसका टर्नओवर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब आ रहा है बेटा आपके पास, अरे वाह लास्ट क्वेश्चन है, चलो बेटा फटाफट से देख लेते हैं। ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग इन जीएसटी रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। बेटा मैं इसको ऑरली डिस्कस करूंगा, थ्योरी क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना बेटा, ये एक ही सेक्शन से आई हुई है, सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर 3। बोलो कहाँ से आई हुई है? सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन नंबर 3। और बड़ी सिंपल है बेटा ये, वहां पर आप देखोगे तो वैसे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, समझाने की दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने सेक्शन आपको बता दिया। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इधर आओ, बड़ा आसान है बेटा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का मतलब ये होता है, देखो ये मैंने रजिस्ट्रेशन कराना था, ये लो, ये मैं यहाँ पर लाइबल हो गया था, ठीक है बेटा। अब ऐसा तो है नहीं जिस दिन मेरा लिमिट क्रॉस हुई उसी दिन मुझे आरसी मिल जाएगी। अरे भाई मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने में टाइम लगेगा, गवर्नमेंट ने मेरे को 30 दिन का टाइम दे रखा है, 30 डेज। फिर गवर्नमेंट को अप्लाई करूंगा बेटा, तो गवर्नमेंट अप्लाई आगे आगे गवर्नमेंट भी प्रोसेस करेगा। ऐसा तो है नहीं जिस दिन मैंने अप्लाई करा उसी दिन मेरे को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा कि लो पकड़ो साहब, अरे आया लो पकड़ो, ऐसा तो होता नहीं है। तो गवर्नमेंट को बेटा आपके डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे, आपकी जेन्युइननेस चेक करनी पड़ेगी, आप ईमानदार आदमी हो के भी नहीं, पूरा आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सब चेक करने के बाद आपको क्या देना पड़ेगा? बोलो रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, हाँ क्या ना? हाँ सर। तो इन दैट केस बेटा हम मान के चलो कि 30 दिन का टाइम तो गवर्नमेंट ने ये दे दिया, और उसके बाद अगर मैं 3 दिन का टाइम और पकड़ लूँ, 3 डेज का टाइम और पकड़ लूँ, तो यहाँ जाके आपको क्या होता है बेटा? ग्रांट होता है, यहाँ आरसी ग्रांट होती है। अब इस बीच में बेटा आप क्या सप्लाई नहीं करोगे? मुझे एक बात बताओ, क्या इस बीच में आप सप्लाई नहीं करोगे, गुड्स नहीं बेचोगे कि नहीं अब मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैं गुड्स नहीं बेचूंगा? गुड्स तो बेचोगे। और बेटा लाइबल हो गए थे, तो देखा जाए तो आपको इस पीरियड में क्या काटनी चाहिए थी? क्या काटनी चाहिए थी? टैक्स इनवॉइस काटनी चाहिए थी। लेकिन बेटा टैक्स इनवॉइस आप काट नहीं सकते, क्योंकि अभी तक बेटा आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बन पाए, क्योंकि बेटा आरसी यहां पर आ रही है, दिक्कत हो गई। अब जो भी आपसे माल खरीदेगा, आप बेटा उससे टैक्स तो कलेक्ट कर ही रहे हो ना, आप उसको टैक्स तो कलेक्ट कर ही रहे हो, लेकिन यू आर नॉट एलिजिबल टू इशू द टैक्स इनवॉइस। अभी क्या करोगे बताओ? तो इसलिए बेटा वो क्रेडिट ले सके, 2 चीजें गवर्नमेंट ने बोली। पहली बोली इनवॉइस के रेस्पेक्ट में कि ग्रांट करने के बाद 1 महीने के अंदर, क्या बोला बेटा? विद इन 1 मंथ, इस 1 महीने के अंदर जितनी भी इनवॉइसेस आपने प्रीवियसली इशू करी है फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये बेटा आपकी इफेक्टिव डेट बनेगी। ग्रांट की डेट क्या बनेगी? ये बनेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने? वापस सुनो, पहले मैंने शायद गलत बोला था, अभी वापस सुनो मैंने क्या बोला। मैंने बोला 1 महीने के अंदर। कहां से 1 महीने के अंदर बेटा? जब आपको मिला, ग्रांट हुआ, आरसी आ गया। अब आरसी आने की डेट से 1 महीने के अंदर, इस पीरियड में बेटा, कौन सी पीरियड में? इस वाले पीरियड में, यहाँ ये 1 महीना, ये मैंने हाईलाइट करा ना बेटा? हाँ हाँ सर। इस 1 महीने के अंदर दोस्त आपको क्या करना है? इस 1 महीने के अंदर मालिक आपको नई टैक्स इनवॉइस इशू करनी है, जिसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। क्या बोलते हैं? बोलो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, हाँ क्या ना? हाँ सर, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। और ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस क्या होगी? उन इनवॉइसेस के अगेंस्ट होगी जो इनवॉइसेस आपने कब इशू करी है? फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर 30 दिन में अप्लाई कर दिया था तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से टिल द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी बेटा ये पूरा पीरियड, ये पूरा पीरियड।
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रांट कब हुआ था, यहाँ। तो शुरुआत से ग्रांट की डेट तक, जब से इफेक्टिव डेट, क्योंकि 30 दिन में अप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव डेट तो पहली बन जाएगी ना, जो अभी अपन देख कर रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में 1 दिसंबर से ग्रांट तक की डेट। बेटा मैं देखो ऊपर ही चलो, आप ऊपर ही समझा देता हूँ आपको, आपके क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर आया था, देखो ये रहा, 1 जनवरी को ग्रांट हुआ है और मेरी इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी, 1 दिसंबर। तो बेटा 1 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में मैंने गुड्स सोल्ड नहीं करा होगा क्या, सोल्ड तो करा होगा। तो वो जितना भी गुड्स सोल्ड करा है उसके रेस्पेक्ट में जितने भी इन्वॉइसेस इशू करी है, उन सारी इन्वॉइसेस को अब रिवाइज करना पड़ेगा और उसको ही बोलते हैं रिवाइज टैक्स इन्वॉइस। तो 31 जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा कि रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस किसको बोलते हैं, तो आप सिंपल से बोल सकते हो रजिस्टर्ड पर्सन मे इशू विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस supplied for goods or services supplied during the period beginning from effective date of registration till the date of grant of registration। सिंपल, खत्म। हाँ क्या ना, हाँ सर। अगला रहा बेटा बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई का कब इशू करते हैं बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। क्या बोला बेटा, एग्जेम्प्टेड, इधर आओ, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, या फिर बेटा पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। दो चीजें, रजिस्टर्ड पर्सन who is supplying exempted goods or services और paying tax under the provisions of section 10 में सप्लाई, क्या बोलेंगे, सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा बेटा, बिल ऑफ सप्लाई इंस्टीड ऑफ द टैक्स इनवॉइस, इंस्टीड ऑफ द टैक्स इनवॉइस शैल इशू, में नहीं शैल इशू द बिल ऑफ सप्लाई। तो बेटा वो टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करके चलेगा। रिसिप्ट वाउचर बेटा अपन एडवांस के केस में इशू करते हैं, व्हेनेवर रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्ड एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए जब भी मुझे एडवांस रिसीव होगा बेटा, उस एडवांस के रिस्पेक्ट में मैं क्या इशू करूंगा, इशू रिसिप्ट वाउचर फॉर द एविडेंस ऑफ सच रिसिप्ट ऑफ एडवांस, फॉर द एविडेंस ऑफ सच रिसिप्ट ऑफ एडवांस, कि मुझे एडवांस रिसीव हुआ है इस बात का एविडेंस, सबूत है, क्या, रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद आता है बेटा पेमेंट वाउचर और फिर आता है रिफंड। बेटा मैं इसके साथ पहले रिफंड समझाऊंगा आपको, रिसिप्ट वाउचर के बाद होता है रिफंड वाउचर, फिर होता है पेमेंट वाउचर। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा रिसिप्ट। देखो मेरे पास में एडवांस आया तो मैंने क्या दिया, रिसिप्ट वाउचर। अब मैं दूंगा रिफंड वाउचर, कब, जब बेटा मुझे ये एडवांस वापस करना पड़ जाएगा। है सर वापस क्यों करना पड़ जाएगा बेटा, नो सप्लाई हैज बीन टेकन प्लेस या फिर नो इनवॉइस हैज बीन इशूड। दो बातें बोली मैंने, आपने मुझे एडवांस दिया लेकिन किसी कारण से बेटा आपने कहा कि नहीं मुझे सर्विस नहीं चाहिए, मुझे मेरा एडवांस वापस कर दो, तो मैं आपको वापस कर दूंगा। उस केस में मैं आपको रिफंड वाउचर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, रिफंड वाउचर। और मैंने कोई इनवॉइस आपको इशू नहीं करी, क्योंकि मैंने पैसा वापस दे दिया, तो इनवॉइस भी कहां से बनाऊंगा बेटा, जब सप्लाई ही नहीं हुई तो इनवॉइस भी नहीं हुई, और इनवॉइस भी नहीं हुई तो क्या होगा, रिफंड वाउचर होगा। बोले समझ में आया कि नहीं आया। तो इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू रिफंड द एडवांस बिकॉज पहले तो आपने एडवांस रिसीव करा, रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई हैज बीन टेकन प्लेस, and subsequently no supply has been taken place or no invoice has been issued, in that case the registered person shall issue a refund voucher in respect of the advance refunded to the recipient। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। और लास्ट आता है बेटा आपका पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर कब देते हैं सर, सर पेमेंट वाउचर देते हैं जब आप क्या करते हो, बोलो बेटा, जब आप, मैं बताता हूँ आपको, 9(3) और 5(3) यानी कि आरसीएम के अंदर पेमेंट करके चलते हो। तो whenever payment is made under reverse charge mechanism to the supplier, सप्लायर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना पैसे का, तो पेमेंट के टाइम में उसे क्या इनवॉइस करूँ, क्या इशू करूंगा बेटा, पेमेंट वाउचर इशू करके चलूंगा। आई होप बेटा ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, ब्रीफली डिस्कस जीएसटीआर 5 रिटर्न। क्या आ रहा है बोलो, जीएसटीआर 5 बड़ा ही आसान है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जीएसटीआर 5 के ऊपर वो आपको बोल रहा है कुछ लिखने को, शॉर्ट नोट लिखने को बोल रहा है बेटा। ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के द्वारा फाइल किया जाता है। इसके द्वारा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन कौन सा सारे बच्चे बताएंगे, 27। हाँ क्या ना, हाँ। तो 27 के अंदर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, याद करो मैंने बोला था बाहर का बंदा एग्जीबिशन में आ रहा है इंडिया, बाहर का बंदा कभी कभी इंडिया बिजनेस करने आता है, ओकेजनली क्या करना आता है बेटा, ओकेजनली इंडिया बिजनेस करना आता है, रहता बाहर है, इंडिया के बाहर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, और टैक्सेबल टेरिटरी में आता है तो उसे एडवांस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसे रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 5 के अंदर। हाँ सर बेटा, मंथली रिटर्न होता है। बोलो क्या होता है, मंथली रिटर्न होता है। और फाइलिंग कैसे होती है इसकी मेरे मालिक, फाइलिंग होती है बेटा 20th ऑफ द नेक्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर मंथ, 20th ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर मंथ। बोलो हाँ क्या ना, हाँ सर, 20th ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर मंथ लिखते हैं सर, हाँ लिख दो। और विदिन 7 डेज, और विदिन बेटा विदिन 7 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लास्ट डे ऑफ द रजिस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने बेटा, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन 30 दिन के लिए था
तो 30 दिन जिस दिन खत्म होंगे उसके बाद जो 7 दिन आएंगे वो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो बड़ा सिंपल सा मैंने आपको समझाया कि बेटा अगर आप दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको ध्यान है एडवांस रजिस्ट्रेशन कितने पीरियड के लिए होता है, बोलो 90 दिन के लिए होता है, 90 डेज का यहाँ पर इनको पीरियड मिलता है। 90 डेज के लिए क्या करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बेटा अगर मैंने 30 दिन काम करा और मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा 90 दिन के लिए है, तो मैं रिटर्न कब भरूंगा, अगले महीने की 20 को। क्यों, क्योंकि अभी तो टाइम बाकी है ना, अगला महीना पूरा बाकी है, फिर जो अगला महीना का उसके लिए अगले महीने की 20 को। लेकिन अगर मेरा रजिस्ट्रेशन बेटा कम पीरियड के लिए होता, फॉर एग्जाम्पल मेरा रजिस्ट्रेशन बेटा 15 दिन के लिए था, बस 15 दिन के लिए इंडिया आया, बिजनेस करा, चला गया, तो यहाँ पर बेटा ये 20 दिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, 20 तारीख का। यहाँ पर तो 15 दिन बाद खत्म ही हो जाएगा, अगले महीने की बात ही नहीं है। अगले महीने तो मैं अपने देश में बैठा हूँ, इंडिया छोड़ के जा चुका हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको पकड़ेंगे कैसे फिर, तो गवर्नमेंट ने बोला कब खत्म हो रहा है आपका, 15 तारीख खत्म हो रहा है ना, 15 तारीख के बाद 7 दिन के अंदर अंदर भर देना, विच एवर इज अर्लियर। अब 20 तारीख नहीं आ रही, अगले महीने की 20 तारीख। अब 15 दिन तो उसी महीने में खत्म हो जाएंगे ना, अगले महीने की 20 तारीख तो आएगी नहीं, तो उसी महीने में 15 दिन खत्म होंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला जिस तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन से 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, बस वहां से 7 दिन, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर हो, मैंने दोनों के साथ में यहाँ पर समझा दिए। ये जीएसटीआर 5 होता है। उसके अंदर उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसके बाद में बोल रहा है आपको कि मेंशन पर्सन्स हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। अरे वाह, बड़ा इजी क्वेश्चन बेटा ये तो। एक तो है बेटा यहाँ पर आपके पास में सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भरना पड़ता है क्या, नहीं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल को भरना पड़ता है क्या, नहीं। बेटा टीडीएस और टीसीएस वाले को भरना पड़ता है क्या, नहीं। और बेटा ओएडआर, जहां पर बेटा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट होता है, जहां पर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता, वहां पर ओएडआर वाले को भी, आपको ध्यान है अमेंडमेंट आया था, एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 जने, वो 4 जने बेटा। और इसके अलावा एक और होता है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कौन होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसको भी बेटा यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। तो दीज आर द पीपल्स हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न। मैंने बताया भी था, कॉमन सेंस लगा के लॉजिक भी समझाया था कि ऐसा क्यों होता है कि इनको नहीं भरना पड़ता एनुअल रिटर्न। और फाइनली बेटा आपके पास में आ रहा है ब्रीफली डिस्कस द फाइनल रिटर्न अंडर जीएसटी। तो बड़ा ही आसान है बेटा ये तो, फाइनल रिटर्न अंडर जीएसटी तो बड़ा ही आसान है। मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ, आ जाओ। फाइनल रिटर्न आता है बेटा सेक्शन 45 के अंदर। बोलो किसके अंदर आता है, सेक्शन 45 में फाइनल रिटर्न की बात करते हैं। फाइनल रिटर्न कौन फाइल करता है बेटा, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न अंडर 39(1). क्या बोलूंगा, द पर्सन, द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39(1) एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड और सरेंडर्ड। क्या बोला मैंने, हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड और सरेंडर्ड। दो बातें बोल रहा हूँ ना मैं। पहली बात क्या बोली, द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल, बेटा जिसको नॉर्मल रिटर्न भरना था और जिसने अपना रजिस्ट्रेशन त्याग दिया, छोड़ दिया, कैंसिल करा दिया, नाम ही क्या है, फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मतलब अंतिम आखिरी रिटर्न। नाम ही कितना अच्छा रखा है, पिक्चर के जैसे। पिक्चर का नाम हो सकता है बेटा, हॉलीवुड मूवी का नाम हो सकता है फाइनल रिटर्न, ठीक है। तो फाइनल रिटर्न की बात हो रही है। फाइनल रिटर्न बेटा कब, देखो किसको भरना होता है वो तो मैंने बता दिया। द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल नॉर्मल रिटर्न, मंथली रिटर्न अंडर 39(1) एंड हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल्ड और सरेंडर्ड मे फाइल अ फाइनल रिटर्न विद इन, कितने पीरियड में, विद इन 3 months बेटा, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, अर्लियर नहीं, लेटर। क्या बोला मैंने, ए पार्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन बेटा, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, और बी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। और मैंने आपको समझाया भी था दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो भी मैंने आपको समझाया था। डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। इतना सा बेटा यहाँ पर आपको आंसर देना था, किसके रेस्पेक्ट में, फाइनल रिटर्न के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर बेटा पेपर मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस करा, आई होप आपको मजा आया होगा। और दोस्त इस वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है, तो जितने भी अपने दोस्त हैं उन सबके साथ इस वीडियो को टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत को आप कामयाब बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। और आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो कोशिश रहेगी बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, अच्छे मेथड्स, मेमोरी टेक्निक्स जो भी मैं दे सकता हूँ मैं देने की पूरी कोशिश इस चैनल के माध्यम से करूँगा। तो चैनल को प्लीज़ 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 आपको सब्सक्राइब करना ही है। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। बेटा पढ़ाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपने करी है, ठीक है। तो रिजल्ट को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ठीक है गड़बड़ हो गई है साहब, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी से पढ़ने बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। अगर लग रहा है कि नहीं बनेगा मामला, पेपर बहुत सॉलिड बिगड़ा है, तो दोस्त टाइम वेस्ट मत करो, रिजल्ट का इंतजार मत करो। कोई जादू नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, समझ रहे हो। आप फेल हो तो फेल हो, वो आपको बेटा आपके मन से पता है कि आपका मामला नहीं बैठेगा। अभी से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, बोलो हाँ कि ना।
हाँ सर, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्त, क्योंकि हम रिजल्ट भगवान भरोसे रहते हैं कि हमें भगवान पास कर देगा, कैसे ना कैसा हो ही जाएंगे। टोटल लगा रहे होते हैं 2 महीने तक बैठ के, क्या ना हो जाएगा हो जाएगा, 1-2 नंबर इधर उधर से आ जाएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। 2 महीने वेस्ट मत करना अपने। रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलता बेटा, रिजल्ट के बाद 2-3 महीने ही बचते हैं, तो ये जो 2 महीने रिजल्ट के हैं ये वेस्ट मत करना, मन लगा के इसमें ही पढ़ाई कर लो, ताकि बेटा अगले अटेम्प्ट में 100% आप क्लियर कर लो। बाय बाय।